विद्यार्थियों, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति, उसकी विशेषताएं और उसकी आलोचना। तो प्रोफेसर सेवाइन का कहना है कि हीगल की राजनीतिक विचारधारा का महत्व दो बिंदुओं पर केंद्रित है और ये है द्वंद्वात्मक प्रणाली और राष्ट्रीय राज्य का आदर्श स्वरूप। हीगल के अनुसार मानवीय सभ्यता की प्रगति या विकास कभी भी एक सीधी रेखा के समान नहीं होता है। जिस प्रकार प्रचंड तूफान में थपेड़े खाता हुआ एक जहाज अपना मार्ग बनाता है, उसी प्रकार से मानव सभ्यता भी अनेक टेढ़े बड़े रास्तों से होते हुए आगे बढ़ती है। राज्य एक जड़ वस्तु न होकर विकसित संस्था है, इसलिए इसका अध्ययन विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही किया जाना चाहिए। विकास की इस प्रक्रिया में निम्न कोटि की वस्तुएं उच्च कोटि की वस्तुओं में विकसित होकर पूर्णता प्राप्त करती हैं और उनकी निम्नता नष्ट न होकर उच्चता ग्रहण करती है। विकसित होने के पश्चात कोई भी वस्तु वह नहीं होती जो पहले थी, वरन कुछ आगे बढ़ जाती है। इसी विकासवादी प्रक्रिया को हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति कहा है। सर्वप्रथम यूनान के लोगों ने अपने विचार विमर्श में द्वंद्वात्मक प्रणाली को अपनाया था। इसके आधार पर वे आपसी कथोपकथन, तर्क और प्रतितर्क द्वारा सत्य को प्रमाणित करने के लिए एवं नवीन सत्य की खोज करते थे। हीगल ने द्वंद्व की इस प्रणाली को विचारों के क्षेत्र में लागू करते हुए कहता है कि सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का एक मौलिक रूप वाद था, थीसिस। विकासवाद के अनुसार वह बढ़ता और उसका विकसित रूप कालांतर में उसके मौलिक रूप का बिल्कुल विपरीत हो जाता है। इस विपरीत रूप को प्रतिवाद, एंटीथीसिस कहते हैं। ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार यह मौलिक रूप तथा विपरीत रूप आपस में मिलते हैं और इन दोनों के मेल से वस्तु को नया समन्वित रूप संवाद बन जाता है, सिंथेसिस। ये समन्वित रूप थोड़े दिनों में फिर मौलिक रूप धारण कर लेता है और इसी प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताएं। हीगल द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक पद्धति को पूर्णतः समझने के लिए उसकी विशेषताओं का अध्ययन जरूरी है। इस पद्धति की प्रथम विशेषता यह है कि ये स्वतः प्रेरित और स्वतः संचालित स्थिति है और इसी आधार पर यह निरंतर प्रगतिगामी है। दूसरा, द्वंद्वात्मक प्रणाली प्रगति के व्यवस्थित विचार से संबंधित है। मानव पतन की ईसाई धर्म की मान्यता के विरुद्ध हीगल द्वारा मानव प्रगति के विचार का प्रतिपादन किया गया है। इस संबंध में उसका विचार है कि मानव प्रगति को निर्धारित करने वाला तत्व विश्वात्मा का विवेक है। यह विवेकपूर्ण विश्वात्मा अपने विकास के विभिन्न अवस्थाओं को धारण करती है और लक्ष्य सिद्धि तक उसे निरंतर आगे बढ़ाती है। यह व्यवस्थित मानव प्रगति द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही संभव है। तीसरा है, हीगल की ये मान्यता है कि प्रगति या विकास दो परस्पर विरोधी वस्तुओं या शक्तियों में द्वंद्व अथवा संघर्ष का परिणाम है। इस प्रकार संघर्ष ही विकास का माध्यम है। संघर्ष की प्रक्रिया ही पहले वाद, फिर प्रतिवाद तथा उसके उपरांत समवाद को जन्म देती है, जिससे दोनों के गुण विद्यमान होते हैं और जो वाद तथा प्रतिवाद से उच्च स्थिति का प्रतीक है। चौथा, हीगल की ये मान्यता है कि संघर्ष की समस्त प्रक्रिया में विचार को ही प्रमुख स्थिति प्राप्त होती है। विचार ही प्रगति की पदार्थ की स्थिति को नियंत्रित और निर्धारित करता है। इसी आधार पर कुछ लेखकों ने हीगल के द्वंद्ववाद को आध्यात्मिक द्वंद्ववाद का नाम दिया है। द्वंद्ववाद पद्धति के उपयुक्त अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि हीगल के अनुसार सामाजिक प्रगति विरोधी तत्वों के माध्यम से होती है। ये विरोधी तत्व आपस में टकराते हैं और उनके टकराव से एक नए विचार का जन्म होता है, जिसमें सहयोगी और विरोधी दोनों ही प्रकार के तत्वों का सम्मिश्रण होता है और वह उनसे बढ़कर स्थिति में होता है। इस प्रकार प्रगति की यह प्रक्रिया आदर्शों की प्राप्ति तक बराबर चलती रहती है और सामाजिक विकास की गति निरंतर नए लक्ष्यों की ओर बढ़ती है। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए राइट कहते हैं कि द्वंद्ववाद विशुद्ध तर्क की अत्यंत निराकार धारणा से प्रारंभ होता है और इसकी समाप्ति विचार के अत्यंत साकार रूप, अपनी पूर्ण व्यापकता तथा सकारात्मकता के साथ निरपेक्ष बुद्धि के दर्शन के रूप में होती है। अब इसकी आलोचना होती है। यद्यपि बौद्धिक प्रक्रियाओं को समझने की दृष्टि से हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इसकी विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना भी की गई है, जो निम्न है। नंबर 1, हीगल ने इस पद्धति को बहुत ही मनमाने ढंग से अपनाया है और खींचतान करके इसे ऐसे तथ्यों पर लागू करने की चेष्टा की है जिन पर इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए वे संपूर्ण विश्व इतिहास को 3 युगों में विभाजित करता है।
पूर्वी युग, यूनानी तथा रोमन युग और जर्मन युग। इन 3 युगों के अतिरिक्त वह विश्व इतिहास के किसी अन्य युगों को महत्वपूर्ण नहीं मानता। इतिहास की दृष्टि से यह स्थिति सत्य से कोसों दूर, भ्रांतिपूर्ण और दूषित मनोवृत्ति की परिचायक है। इस प्रकार ये पद्धति हमें वास्तविकताओं का ज्ञान कराने के बजाय विभिन्न भ्रांतियों के जाल में उलझा देती है। दूसरा है, इस पद्धति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के बीच विरोध की निराधार और अनावश्यक कल्पना की गई है। हीगल जहाँ कहीं भी अस्पष्ट रूप से विरोध में के दर्शन करता है, वहाँ तुरंत द्वंद्वात्मक विरोध की कल्पना करके वाद, प्रतिवाद और संवाद के त्रिकोण की स्थापना कर देता है। उदाहरण के लिए हीगल अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी में यह प्रतिपादित करता है कि कला, धर्म और दर्शन क्रमशः वाद, प्रतिवाद और संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु ये यह नहीं बताता और न ही ये बता पाना संभव है कि कला और धर्म परस्पर विरोधी कैसे हैं और उनमें समन्वय से दर्शन कैसे उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है, इस पद्धति में वैज्ञानिकता का नितांत अभाव है। इस पद्धति को अपनाते हुए मनमानी रूप से वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति खड़े करके किसी भी अच्छी व्यवस्था को बुरी और बुरी व्यवस्था को अच्छी सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस पद्धति का प्रयोग करके स्वयं हीगल ने प्रशिया के निरंकुश राजतंत्र को विश्व की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था सिद्ध किया। इस पद्धति की अवैज्ञानिकता इस बात से भी स्पष्ट है कि इस पद्धति को अपनाकर हीगल और मार्क्स ने राज्य के संबंध में परस्पर नितांत विरोधी धारणाएं प्रकट की। इस पद्धति की अवैज्ञानिकता को लक्ष्य करते हुए वेपर कहते हैं कि हीगल की यह पद्धति सिर्फ नाम मात्र के लिए ही वैज्ञानिक है, क्योंकि इसका विकास विज्ञान के बगीचे में नहीं वरन प्रशिया के शासन की दास्ता के कूड़े में हुआ है। इस पद्धति के विभिन्न दोषों को देखकर निष्कर्ष रूप से वेपर आगे बताते हैं कि जिस प्रकार 18वीं सदी में प्राकृतिक कानून का सिद्धांत इसलिए लोकप्रिय था कि इसमें सब मनुष्य अपनी कल्पना के अनुसार पहले ही स्वीकार किए गए न्याय संबंधी सिद्धांतों को सिद्ध कर सकते थे, इसी प्रकार 19वीं और 20वीं सदी में द्वंद्वात्मक पद्धति ने विचारकों को इस बात की सुविधा प्रदान की थी कि वे इसके आधार पर राज्य के संबंध में मनचाहे सिद्धांत निकाल सकें। कैटलिन जैसे व्यक्तियों ने तो इसका मनोरंजक बौद्धिक अभ्यास, अम्यूजिंग इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कहकर उपहास उड़ाया। इसलिए कुल मिलाकर इस पद्धति के संबंध में कहा जा सकता है कि विभिन्न घटनाओं और विकास क्रमों की व्याख्या करने वाले सिद्धांत के रूप में ये बहुत भ्रामक है, लेकिन इस पद्धति की कुछ उपयोगिता भी है और महत्व भी है। इस पद्धति में इन विभिन्न दोषों के होते हुए भी इसकी बहुत उपयोगिता है, क्योंकि ये वस्तुओं के स्वरूप को स्पष्ट करने में बड़ी सहायक है। ये तथ्य है कि विरोधी तत्वों को जाने बिना हम सत्य को ठीक ठाक नहीं पहचान पाते। जीवन संघर्षों का रंगमंच है और इन विरोधों तथा संघर्षों में समन्वय का कितना महत्व है, ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हीगल का द्वंद्ववाद इसी सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति मानव मन की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चित्रित करती है, क्योंकि कई बार मानव मन इसी प्रकार के विरोधों के मार्ग से आगे बढ़ता है। अब हम पढ़ेंगे इतिहास की दार्शनिक व्याख्या। तो अपने द्वंद्ववादी सिद्धांत के अनुसार हीगल विश्व इतिहास की विभिन्न घटनाओं की एक विकास क्रम में जोड़कर विकास के अनवरत क्रम की बात कही और सिद्ध किया कि इतिहास विश्व इतिहास की अभिव्यक्ति की कहानी है। इसके अनुसार इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाएं विश्वात्मा के निरंतर विकास के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसने सभ्यता के आदिकाल से विकास की ओर उन्मुख इस विश्व आत्मा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए घोषित किया कि अतीत के उसके सारे रूप अधूरे थे तथा जर्मन राष्ट्र के उत्थान में वे अपना अंतिम रूप प्राप्त कर ईश्वर इच्छा को पूर्ण करेगी।
इस तरह इतिहास विश्व आत्मा के द्वारा अपना अंतिम स्वरूप प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हो की जाने वाली महायात्रा है। यह सारा विश्व आत्मामय है और उसकी शक्ति से प्रेरित एवं संचालित है। इसलिए मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वे इस रहस्य को समझे और अपने संकीर्ण इच्छाओं तथा वासनाओं को छोड़कर इस रहस्य के प्रयोजन के अनुसार कार्य करे, क्योंकि सच्चा मनुष्यत्व और सच्ची स्वतंत्रता विश्वात्मा के प्रयोजन के अनुसार कार्य करने से ही निहित है। द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार हीगल विश्व आत्मा के विकास को 3 स्थितियों में विभाजित करता है। पहली स्थिति पूर्वी देशों की थी, दूसरी यूनानी और रोमन राज्यों की स्थिति थी और तीसरी जर्मन राज्य के उत्थान की स्थिति। हीगल विश्व आत्मा के विकास का प्रारंभ चीन में मानता है। यहाँ पर विश्व आत्मा अपने स्थूलतम रूप में थी, क्योंकि वहाँ का सारा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन एक ही व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित था। लोगों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। वहाँ से विश्व आत्मा अपने विकास की यात्रा में भारत की हो गई और यहाँ पर राजा और ब्राह्मण दोनों मिलकर शासन का संचालन करते हुए लगे। जनता उनके द्वारा किए जाने वाले शोषणों के सम्मुख असहाय थी। इसके पश्चात विश्व आत्मा अपने विकास के क्रम में यूनान और रोम पहुंची। इस अवस्था में जनता ने अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंकुश राजाओं से संघर्ष किया। फलस्वरूप उनमें कुछ स्वतंत्रता उन्हें मिली, लेकिन ये स्वतंत्रता आत्मिक नहीं, राजनीतिक थी। इसकी वजह से निरंकुश राजतंत्र वैधानिक राजतंत्रों में बदल गए। इस प्रकार विकास के पश्चात विश्व आत्मा का अंतिम विकास जर्मन राज्य में हुआ, जिसमें सभी को आत्मिक उत्थान की पूर्णता प्राप्त होगी तथा शासक और जनता के बीच में अब तक जो विद्यमान खाई है वो पट जाएगी और दोनों के हित तथा उद्देश्य एकीकृत हो जाएंगे। और उसने विश्वात्मा के विकास के क्रम की उल्लेख करते हुए घोषणा की कि प्रशिया मतलब जर्मनी शीघ्र ही एक प्रबल शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित होगा और ये यूरोप के समूचे महाद्वीप का अधीश्वर बन जाएगा। ये हीगल का सिद्धांत है।